नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये राजस्थान जीके का पेपर नंबर 3 है। इसके पहले हम राजस्थान जीके के 2 पेपर को हल कर चुके हैं। पहले पेपर में 30 प्रश्न हमने हल किए थे, दूसरे पेपर में हमने 35 प्रश्न हल किए हैं। और इस प्रश्न ये जो टेस्ट है इसमें भी बहुत ही क्वालिटी वाले प्रश्न आपको हल करने को मिलेंगे। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022-23 रीट मेंस एग्जाम लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, बेहद उपयोगी इसके लिए है, साथ ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के लिए भी। एनसीईआरटी और आरबीएससी किताबों का पूर्णतः निचोड़ आपको पढ़ाया जा रहा है। साथियों देखिएगा, राजस्थान जीके की 5 क्लासें हम ले चुके हैं और तीसरा टेस्ट है ये, तो रेगुलरिटी आपके बिल्कुल बना के रखी है मैंने। पहला प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है आपके, अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? अजमेर में, उदयपुर में, सिरोही में और नागौर में। देखिएगा, वैसे तो कल भी मैंने आपके राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उससे संबंधित 35 प्रश्न लाया था, लेकिन साथियों उनके बाद भी कुछ प्रश्न छूट गए थे, इसी वजह से मुझे आज ये टेस्ट बनाना पड़ा। देखिए, अरावली का सर्वाधिक विस्तार पूछा गया है। अब मैंने जब आपको अरावली के बारे में पढ़ाया था तो अरावली के बारे में साथियों जब पढ़ाया था तो लास्ट में मैंने आपको ये भी बताया था कि अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वह राजस्थान के उदयपुर जिले में है। किस जिले में है साथियों? उदयपुर जिले में है। अतः विकल्प नंबर आपका जो 2 है पहले प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पहले प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है साथियों? आपके दूसरा विकल्प सही है। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 को देख लेते हैं। आपके दूसरा प्रश्न क्या है? अरावली पर्वतमाला की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़ और सेर। तो देखिए, अरावली पर्वतमाला की जो सर्वोच्च चोटी है वो तो हमने कल के टेस्ट में देख ली थी साथियों। कौन सी थी? गुरु शिखर आपके अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन यहाँ पर दूसरी सर्वोच्च चोटी पूछी है, मतलब गुरु शिखर के बाद में कौन सी चोटी आती है? तो गुरु से मतलब शेर, तो बिल्कुल जो शेर नामक चोटी है साथियों, यह है अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च दूसरी चोटी है, दूसरे नंबर की, ठीक है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है किसको? भरतपुर को, अलवर को, धौलपुर को और जयपुर को। तो राजस्थान का सिंह द्वार किसको कहा जाता है साथियों? प्रश्न संख्या 3 में बताओ राइट आंसर भाई। देखिए, धौलपुर को तो नहीं कहा जाता है राजस्थान का सिंह द्वार, जयपुर को, भरतपुर को या अलवर को। तो यहाँ पर देखिए, जयपुर को भी नहीं कहा जाता है, धौलपुर को भी नहीं कहा जाता है। तो राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 3 में पहला या दूसरा, 2 ही विकल्प आपके पास बच रहे हैं। तो अगर हम सही आंसर देखें राजस्थान का सिंह द्वार किस, तो साथियों पहला या दूसरा। देखिए, सही आंसर अगर हम देखें तो राजस्थान का सिंह द्वार किसको कहा जाता है साथियों? अलवर को कहा जाता है। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपके प्रश्न संख्या 3 में। ये चीज़ मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो चौथा प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 4 क्या पूछ रहा है? देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 है, बेराट की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में, सीकर में, दौसा में और जयपुर में। बेराट की पहाड़ियाँ पढ़ा रखा है ना आपको, कल की क्लास में ही पढ़ाया था ये चीज़ें। तो बेराट की पहाड़ियाँ राजस्थान में दौसा, झुंझुनू, सीकर में नहीं बल्कि जयपुर में साथियों। कहाँ पर है? जयपुर जिले में। याद रखिएगा, बेराट की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, बेराट की पहाड़ियाँ नाम आते ही आपके माइंड में आना चाहिए जयपुर। विकल्प 4 आपके प्रश्न संख्या 4 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो 5वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 5 क्या पूछ रहा है? चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है, उपरमाल के पठार पर अवस्थित है, भोराट के पठार पर अवस्थित है, लसाड़िया के पठार पर अवस्थित है और मेसा के पठार पर। तो देखो, चित्तौड़गढ़ का किला, पहले चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। अब साथियों चित्तौड़ जिले में स्थित है, तो इसमें से अगर हम बात करें कि जो किला बना हुआ है उसकी बात की जा रही है। जो किला बना हुआ है चित्तौड़ का, वो किस पठार पर स्थित है? वैसे तो ये चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। किस पर स्थित है? चित्रकूट पहाड़ी पर ये स्थित है चित्तौड़गढ़ का किला। राजस्थान का ऐसा किला जिसका इतिहास कुछ अलग है, कुछ विशेष है, बहुत ही ज़्यादा साहसी इतिहास है साथियों। देखिएगा, चित्रकूट पहाड़ी पर यह किला अवस्थित है
और ये जो चित्रकूट पहाड़ी है ये किसके अंतर्गत आती है? मेसा के पठार के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? मेसा के पठार के अंतर्गत आती है। अतः चित्तौड़गढ़ किला किस पर अवस्थित होगा? मेसा के पठार पर अवस्थित होगा। तो विकल्प नंबर आपके जो 4 है प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। साथियों छठा प्रश्न देखेंगे आपके। प्रश्न नंबर 6 क्या है? अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 910 मीटर, 920 मीटर, 930 मीटर और 940 मीटर। अरावली की औसत ऊंचाई पूछी गई है भाई। तो जब हमने अरावली का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था साथियों, अरावली की औसत ऊंचाई मतलब औसत मतलब एवरेज निकाला जाए। अगर हम अरावली की औसत का एवरेज निकाले तो साथियों इसकी औसत ऊंचाई है 930 मीटर। कितनी है? 930 m मतलब 930 मीटर अरावली की औसत ऊंचाई है साथियों। विकल्प नंबर 3 आपके सही रहेगा छठे प्रश्न में। बिल्कुल थर्ड विकल्प ही सही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो 7वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 7। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करके जाना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ठीक है। और 1/3 माइनस मार्किंग भी रहेगी आपके, 1/3 माइनस मार्किंग भी रहेगी इस टेस्ट में भी। तो 1/3 जितने गलत होते हैं उससे 1/3 कम कर लेना गलत के हिसाब से, है ना। तो चलिए देखिएगा प्रश्न नंबर 7वें प्रश्न में आंसर बताना है आपको। पूर्वी मैदानी प्रदेश भाग है। पूर्वी मैदानी प्रदेश इनमें से किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है, अरब सागर का भाग है, टेथिस सागर का भाग है या अंगारा लैंड का भाग है। देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश की जब भी बात की जाती है साथियों तो यह आपके जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इस तरह से इधर यहाँ तक पूर्वी मैदानी प्रदेश फैला हुआ है। थोड़ा इधर है, उधर नहीं जा रहा है, ठीक है। इधर फैला हुआ है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो कि साथियों आपके टेथिस सागर का भाग है। किसका भाग है ये? टेथिस सागर का भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपके। पूर्वी मैदानी प्रदेश वो भाग है साथियों जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है इनमें से चारों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाया जाता है। अन्न का उत्पादन भी सर्वाधिक यहीं पर होता है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 7 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न देख लेते हैं आपके। प्रश्न संख्या 8 है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण मुख्यतः हुआ है तालाबों से, झीलों से, कुओं से और नदियों से। बातों को आप समझने की कोशिश करो। इसके पहले वाला जो प्रश्न था इसमें यह पूछा गया था कि पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका अवशेष या भाग है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश टेथिस सागर का अवशेष या भाग है, जबकि यहाँ पर निर्माण मुख्यतः किससे होता है? तो साथियों पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण मुख्यतः नदियों से हुआ है। किससे हुआ है? नदियों से हुआ है। तो भाग की पूछे तो टेथिस सागर आएगा और निर्माण की पूछे तो नदियों में आएगा, ठीक है। विकल्प 4 आपके प्रश्न संख्या 8 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9 क्या पूछ रहा है साथियों? पूर्वी मैदानी प्रदेश संपूर्ण राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है? तो 20.21%, 21.22%, 22.30%, 23.3%। देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश संपूर्ण राजस्थान की बात की जा रही है। तो साथियों संपूर्ण राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका पूर्वी मैदानी प्रदेश है 23.3%। कितना है? 23.3% पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल है संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रफल का। जबकि 60 से अधिक परसेंटेज आपके पश्चिमी मरुस्थलीय राजस्थान लिए बैठा है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ आपके फोर्थ विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 10, डांग की रानी कहा जाता है। किसको कहा जाता है डांग की रानी? भरतपुर को कहा जाता है, करौली को कहा जाता है, अलवर को कहा जाता है और धौलपुर को कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 10 में डांग की रानी पूछा गया है साथियों। डांग की रानी इनमें से किसको कहेंगे? धौलपुर को? जी नहीं। अलवर को? जी नहीं। डांग की रानी कहा जाता है करौली को। किसको कहते हैं डांग की रानी? तो करौली को कहा जाता है साथियों। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 10 में सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 क्या पूछ रहे हैं? तो 11वें प्रश्न को देखेंगे। चंबल बेसिन का विस्तार नहीं है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है,
कोटा में नहीं है, सवाई माधोपुर में नहीं है और भरतपुर में नहीं है। देखिए आपके अब दो टॉपिक हमने पूरे पढ़ लिए। कौन कौन से? एक तो परिचय वाला पूरा टॉपिक हमने पढ़ लिया और राजस्थान के भौतिक प्रदेश हमने पूरे पढ़ लिए। अब तीसरा जो टॉपिक रहेगा आपके नदियों वाला ही चला देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल नदियों वाला टॉपिक बिल्कुल मानचित्र के माध्यम से आपको पढ़ाने वाला हूँ साथियों। चंबल बेसिन का विस्तार यहाँ पर पूछा गया है आपसे, तो चंबल बेसिन का विस्तार नहीं है। देखो राजस्थान में चंबल बेसिन जो है आपके चित्तौड़गढ़ जिला है, इसमें इसका विस्तार है। फिर चित्तौड़गढ़ से कोटा जिला आपके आता है, इसमें इसका विस्तार है। कोटा से बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर। तो इन जिलों में साथियों बिल्कुल विस्तार है चंबल का, लेकिन भरतपुर जिले में चंबल का विस्तार नहीं है। तो विकल्प नंबर जो 4 है, भरतपुर में चंबल बेसिन का विस्तार नहीं है, तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 11 में सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 22 है, माही बेसिन का विस्तार मुख्यतः कितने जिलों में है? 1 में, 2 में, 3 में और 4 में। तो माही बेसिन की बात की जा रही है साथियों। मुख्यतः कितने जिलों में माही बेसिन का विस्तार है? तो प्रश्न संख्या 12 में अगर हम सही उत्तर देखें तो साथियों विकल्प नंबर जो 3 है आपके, ये ही आपका सही उत्तर होगा। माही बेसिन का विस्तार मुख्यतः 3 जिलों में है। कितने जिलों में है? 3 जिलों में। कौन कौन से वो जिले हैं उसको भी देख लेते हैं। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये 3 जिले ऐसे जिले हैं साथियों जिसमें माही बेसिन का विस्तार है। तीनों ही जिले राजस्थान के किस हिस्से में पाए जाते हैं? तो राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में पाए जाते हैं। कौन कौन सा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये तीनों जिले माही बेसिन के अंतर्गत आते हैं। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 12 में सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न, 56 का मैदान स्थित है सिरोही उदयपुर में, उदयपुर बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा सिरोही में, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में। तो देखो माही नदी के द्वारा ही निर्मित होता है 56 का मैदान, ठीक है। 56 का मैदान माही नदी द्वारा निर्मित होता है साथियों। और ये एक चीज आपको देखना है, मैंने 56 का पठार भी आपको पढ़ाया था। 56 का पठार, तो 56 का पठार और 56 का मैदान दोनों चीजें अलग अलग है। दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। 56 का मैदान अलग है और 56 का पठार अलग है। मैंने आपको जब क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था कि 56 का जो पठार है वो तो बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। और 56 का मैदान जो है साथियों ये है राजस्थान के दक्षिणी जो जिले हैं बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कौन कौन सा? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन दोनों जिलों में 56 का मैदान स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। वेरी 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 स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम साथियों। तो यहाँ पर देखिएगा 56 का जो मैदान है राजस्थान के 2 जिलों में है, बांसवाड़ा जिले में और प्रतापगढ़ जिले में। विकल्प 4 आपके 13वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 को देख लेंगे। 14वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न नंबर 14, मालपुरा टोंक व जहाजपुर भीलवाड़ा के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो माल खेराड़ का पठार है, गोगुंदा का पठार है, ऊपरमाल का पठार है और मैसा का पठार है। तो भाई मालपुरा, टोंक और जहाजपुरा भीलवाड़ा, तो टोंक और भीलवाड़ा जिले में स्थान पड़ते हैं। मालपुरा कहाँ पड़ता है? टोंक में, और जहाजपुर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। इन दोनों के मध्य जो पठार स्थित है तो वो मैसा का है, ऊपरमाल का है, गोगुंदा का है या मालखेराड़ का है। साथियों 14वें प्रश्न में अगर हम सही उत्तर देखें तो जो मालपुरा, टोंक और जहाजपुर भीलवाड़ा के मध्य जो पठार स्थित है वो है मालखेराड़ का पठार। कौन सा पठार स्थित है? मालखेराड़ का पठार। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 14 में सही है। देखो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ऐसी जगह से बनाए गए हैं, आप यूँ मानिए सभी चीज़ें कवर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और सभी चीज़ें अगर कवर होती है तो ये टेस्ट सीरीज निःशुल्क है, पूर्णतः निःशुल्क ही रहेगी एग्जाम तक। और अभी तो विस्तृत सिलेबस जैसे ही आता है लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी पूरे जो आपके जो प्रश्न जितने भी रहेंगे सिलेबस के अनुसार, तो एक मेगा टेस्ट का आयोजन किया जाएगा साथियों, ताकि आपको एक फॉर्मेट आपके दिमाग में छप सके कि इस प्रकार, जैसे अभी अपने को पता है ना कि 30 क्वेश्चन सभी के रीट इसमें रीट जो प्री
प्री एग्जाम होता है रीट का, उसमें आते हैं। तो अपने को पता है कि भाई शिक्षण विद्या इसमें इतनी आएगी, इसमें इतना आएगा। तो सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम सेट होने वाली है आपके माइंड में। जैसे ही सिलेबस जारी हो जाता है, हर एक बिंदु से पूरा पेपर बनाया जाएगा और आप उससे अपना अभ्यास करके ये देख सकते हो कि आपका जो 3rd ग्रेड का मेन एग्जाम है उसमें किस प्रकार का पेपर आएगा साथियों। ठीक है, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 15वां प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश तो सर्वाधिक या सबसे कम उपजाऊ प्रदेश है। अरावली, पूर्वी मैदानी और दक्षिणी पूर्वी, इन तीनों की तुलना करें साथियों तो आपके जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। खाद्यान्न का कटोरा भी इसको कहा जाता है साथियों। खाद्यान्न का कटोरा किस भौतिक प्रदेश को कहा जाता है? ये प्रश्न भी आपके आ सकता है। खाद्यान्न का कटोरा किस भौतिक प्रदेश को कहा जाता है? तो भाई पूर्वी मैदानी प्रदेश को ही खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। 3rd विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 16 है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस भौगोलिक प्रदेश में है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, अरावली प्रदेश में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। देखो जब हमने अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में आपको बताया था, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाया जाता है साथियों। किसमें? पूर्वी मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि पूर्वी मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन होता है। यहाँ की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, काली मिट्टी है यहाँ की साथियों। इसकी वजह से लोग यहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर मरुस्थल, पहाड़ ऐसी समस्या नहीं है। मैदानी प्रदेश है तो जमीन भी ज़्यादा है। ठीक है, खेती करने के लिए ज़मीन भी ज़्यादा मात्रा में। जैसा आप अभी मानिए रेगिस्तान में किसी के 1000 बीघा ज़मीन है लेकिन वहाँ पानी नहीं है, तो फिर वो ज़मीन किस काम की? फिर आपके यूँ मानिए कि किसी के अरावली पर्वतीय प्रदेश में पहाड़ों पर इसका ज़मीन है तो पहाड़ है वहाँ ज़्यादा, तो वो क्या उसमें खेती कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, किसी के पास अगर 10 बीघा भी ज़मीन है साथियों, 20 बीघे भी ज़मीन है, तो वो आराम से वहाँ पर अपने परिवार का जीवन यापन कर सकता है। तो ज़्यादा समस्या नहीं आती है जीवन चलाने के लिए पूर्वी मैदानी प्रदेश में। इसी वजह से यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है साथियों। तो विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 16 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17वां प्रश्न, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश अवशेष है टेथिस सागर का, हिंद महासागर का, अरब सागर का और गोंडवाना लैंड का। देखो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात की जा रही है साथियों, तो आपके कौन सा विकल्प सही है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में इधर आपके ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का हिस्सा है। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसको आप हाड़ौती के नाम से भी जानते हो साथियों। कोटा है, झालावाड़ है, बारा है, बूंदी है, ये जिले इसमें मुख्य रूप से आते हैं। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है साथियों। ये विकल्प 4 आपके 17वें प्रश्न में सही है। चलिए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 18वां प्रश्न पूछ रहे हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में संपूर्ण राजस्थान के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 8%, 9%, 10% और 11%। तो देखो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में संपूर्ण राजस्थान की जो जनसंख्या है कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 8%, 9, 10 या 11। तो 18वें में सही आंसर बताओ भाई साथियों। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। देखिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में संपूर्ण राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत? 11%। विकल्प 4 तो आपके 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे साथियों। आपको इसी प्रकार से रेगुलर टेस्ट सीरीज मिलेगी। वीडियो को बस लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा साथियों, क्योंकि हमारे द्वारा जो निःशुल्क मेहनत की जा रही है तो हम भी आपसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेंगे। ठीक है, हम बार बार निःशुल्क कह रहे तो निःशुल्क ही है सारी चीज़ें। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19वां प्रश्न, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में मुख्य रूप से कितने जिले आते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश मैंने अभी आपको 4 जिलों के नाम भी बताए थे साथियों। आपके कोटा जिला आता है, आपके झालावाड़ जिला आता है, आपके बूंदी जिला आता है और एक आपके बारा जिला आता है। ये चारों ही जिले दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो
तो विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न संख्या 19 का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट 20वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 20 है, राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है, बारा को कहा जाता है, कोटा को कहा जाता है या बूंदी को कहा जाता है? तो देखो, पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान के 4 जिले आते हैं। कौन कौन से बताए थे अभी ना? झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी। तो साथियों राजस्थान का नागपुर कहा जाता है झालावाड़ को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि झालावाड़ में सर्वाधिक संतरों का उत्पादन होता है। सर्वाधिक संतरों के उत्पादन के कारण झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर कहते हैं साथियों। विकल्प 1 आपके प्रश्न 20 में सही है। चलिए 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 21 है, राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? तो झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी। देखो, हमने पिछले प्रश्न में क्या देखा कि झालावाड़ को तो कहते हैं राजस्थान का नागपुर। क्या कहते हैं? झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं, जबकि कोटा को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है साथियों, जो कि आपकी औद्योगिक नगरी भी है, शैक्षणिक नगरी भी है। तो थर्ड विकल्प आपके 21 में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 की ओर। 22वां प्रश्न, प्रसिद्ध जल दुर्ग गागरोन स्थित है? कोटा में स्थित है, बारा में स्थित है, बूंदी में स्थित है और झालावाड़ में स्थित है। प्रसिद्ध जल दुर्ग नाम सभी ने सुन रखा होगा गागरोन का। साथियों यह जल दुर्ग जो है यह राजस्थान के कौन से जिले में है? झालावाड़ जिले में है। ठीक है, जल दुर्ग है गागरोन, जो कि साथियों झालावाड़ में है। फोर्थ विकल्प आपके 22वें प्रश्न में सही है। देखो, गागरोन जो दुर्ग है ये पहाड़ी पे ही बनाया गया है, मतलब नदी दोनों तरफ से बनी हुई है। और साथियों जो नीचे की जो इसकी जो जगह है, ठीक है, तो उसकी नींव खोद करके इस दुर्ग को नहीं बनाया गया है, बल्कि चट्टानों पर ही इसे खड़ा कर दिया गया है। ठीक है, विकल्प 4 आपके 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो 22 ही प्रश्न थे आज के इस वीडियो में। कमेंट करके जाना कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।